ओके, तो अगर हम अपने टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, नेम से ही क्लियरिटी आ रही है, नेम से ही क्लियरिटी आ रही है कि स्टैटिक वर्ड ऐड है। क्या वर्ड ऐड है? स्टैटिक वर्ड ऐड है। मतलब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक मतलब बात करेंगे किसके? चार्ज की बात करेंगे। और चार्ज का कैसा नेचर की बात करेंगे? स्टैटिक। स्टैटिक नेचर की। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद नेक्स्ट एक चैप्टर आता है हमारा, क्या? करंट। वहां पर हम क्या बात करते हैं? वहां पर भी चार्ज की बात करते हैं, बट चार्ज का एक ऐसा नेचर बात करते हैं जो मोशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना? यस सर। तो ये चैप्टर में हम स्टडी का क्या करने वाला है? चार्जेस को स्टडी करेंगे, उनके स्टैटिक नेचर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो समझे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल चीजें, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में समझाऊंगा। आप टेंशन नहीं ले, क्या क्या चीजें समझना है देखें। ऑफ कोर्स मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक इज चार्ज का स्टैटिक नेचर। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? व्हाट इज चार्ज? तो यार इट इज लाइक कि मास है। सपोज व्हाट इज मास? कोई बताएगा मास की डेफिनेशन? बताए एनीवन? विच ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, विच ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, ये बहुत ही बेसिक 9th-10th वाली चीजें हो गई। इसका उतना कुछ सिग्निफिकेंस नहीं कि आप मास की डेफिनेशन लिखो। ऐसा कभी नहीं एग्जाम में आने वाला है कि मास की डेफिनेशन लिखो। ऐसा एग्जाम में कभी नहीं आने वाला कि चार्ज की डेफिनेशन लिखो। तो बहुत ही सिंपल वे पे देखें चार्ज कैसे डिफाइन है। इट इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय सम पर्टिकुलर पार्टिकल्स। मतलब याद रखना, चार्ज की जब बात आएगी तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल ही रखेंगे, ड्यू टू विच दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल द अदर पार्टिकल्स। मतलब क्या हुआ? इस डेफिनेशन का मतलब हुआ ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। ए बी को अट्रैक्ट कर पा रहा है, ये ए बी को रिपेल कर पा रहा है। तो ऐसा मैजिकली तो नहीं हो सकता ना। तो पक्का ए के पास भी कोई प्रॉपर्टी है और बी के पास भी प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? चार्ज। चार्ज। तो चार्ज क्या है? ये बहुत ही एक नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो दो पार्टिकल अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। क्लियर ना? यस सर। फिर बात आती है कि यार एमसीक्यूज, मतलब मेरे नोट्स में आप हमेशा ध्यान दोगे, मैं बार बार फोकस करता हूँ कि यार एग्जाम में क्या आता है। तो समझे, पहले मैं देखूंगा चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, क्योंकि स्टार्टिंग जो ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस के बीच में फोर्स वगैरह की बातें हैं, वो न्यूटन ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, इसलिए फोर्स का यूनिट न्यूटन देते हैं। कूलम एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताया कि कितना फोर्स लगता है। जो मैंने बताया ना चार्ज डिफाइन कैसे है कि उन पे फोर्स लगता है, तो कितना फोर्स लगता है वो किस साइंटिस्ट ने बताया? कूलम ने। इसलिए उनका के नेम पर ही यूनिट क्या होता है? कूलम। एसआई यूनिट है और ये एमकेएस यूनिट भी है। फिर बात आती है डायमेंशन। तो आपको याद होगा फंडामेंटल डायमेंशन में एक थी करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की डायमेंशन है, टाइम की डायमेंशन है, तो चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी? करंट इनटू टाइम। ठीक है ना? अब कभी कभी एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है। तो सीजीएस यूनिट क्या है? ईएसयू क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। केमिस्ट्री में एक सुना होगा ना, एएमयू। क्या होता है एएमयू? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का। हाँ, इसी तरीके से चार्ज के लिए होता है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज।
देख रहे हो एमकेएस यूनिट कितना ज्यादा बड़ा होता है सीजीएस यूनिट से। तो ये वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं, इतना काफी है कि ईएसयू कैसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट। और 1 कूलम एक बहुत बड़ा वैल्यू है। सीजीएस यूनिट में कितना होता है 3 इंटू 10⁹9। 9। इसका एक और यूनिट होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैंने बताया ना कि यार बुक्स में एमसीक्यूज में मिल जाता है। क्या 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 EMU। वो केमिस्ट्री वाला AMU था, ये होता है EMU। ये क्या होता है, जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और EMU क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। डिफरेंस ये है यार कि अगर आपने 10th में पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि करंट के वजह से क्या आती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा है या नहीं, यस सर। 10th में था कि करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो बेटा करंट इज नथिंग बट द मोशन ऑफ चार्ज। मतलब एक मूविंग चार्ज क्या जनरेट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। बट हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसलिए EMU यहाँ पर यूज नहीं होने वाला, ठीक है ना। बट यस। MCQs में काम आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट से रिलेटेड हमने कितनी 3 बातें देखी, क्या कूलम, ESU, EMU, इन सब का रिलेशन भी याद रहेगा सबको। बताएं भाई। यस सर। अच्छा ओके, अब बात करते हैं यार चार्ज की प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि यार चार्ज ये है, अब हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज। तो इसकी 7 to 8 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड करना है और लर्न भी करना है, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट्स। मेडिकल में तो स्ट्रेट ये लाइनें पूछ ली जाती हैं, जेई में तो पक्का डिस्टॉर्ट करके इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली मेडिकल में डायरेक्टली ये लाइंस पूछी जाती हैं। अच्छे से समझेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो तुरंत पूछेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या अगर सेम चार्जेस हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर अनलाइक चार्जेस है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी बात बता दी ना, अगर प्लस प्लस है तो फोर्सेस कैसे लगेंगे, रिपेल। रिपल्सिव। अगर दोनों माइनस माइनस है तो फोर्सेस कैसे लगेंगे, अट्रैक्टिव। दोनों माइनस माइनस है तो रिपल्सिव। रिपल्सिव। अगर अपोजिट है प्लस और माइनस है तो कैसे लगेंगे, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो बहुत ही सिंपल है, सेम चार्जेस तो रिपेल, अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट। अच्छा अब समझें, ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पक्का एकदम एग्जाम लेवल वाला क्वेश्चन है। बताएं क्या है, कोई आंसर करे इसे। एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, बताओ उसका चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर है नहीं कि सबको। यस सर। तो मैं क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ कि एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। तो एग्जाम लेवल का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक नई प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आएगी जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, कि एक पॉजिटिव चार्ज अनचार्ज्ड बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। एक चार्ज अनचार्ज्ड बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, बट कभी भी रिपेल नहीं कर सकता। तो देखना क्वेश्चन क्या बनेगा, एक प्लस बी को रिपेल कर रहा है तो बी का पक्ष बताओ क्या होगा, पॉजिटिव। डेफिनेटली पॉजिटिव। और अगर मैं बोलूं ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो दो आंसर है, पॉजिटिव भी हो सकता है और अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड को क्या टर्म यूज करते हैं हम, न्यूट्रल। न्यूट्रल। समझ आया या नहीं, यस ये पक्का याद रखेंगे। रिपल्सन मतलब श्योरिटी, अट्रैक्शन मतलब दो ऑप्शन आ जाएंगे, ओके ना। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा? बी का नेचर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? नेगेटिव और न्यूट्रल। नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है ना? तो अगर मैंने बताया कि एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट इज रिपेलिंग द अदर ऑब्जेक्ट बी, तो डेफिनेटली बी का साइन क्या होगा? नेगेटिव। कंफर्म ना? क्योंकि अनचार्ज को सिर्फ क्या कर सकता है? वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो इसका कंक्लूजन ये है कि एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है अनचार्ज को, बट कभी भी रिपेल नहीं कर सकती। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, which sort of test will give you the sure results? So repulsion test gives the sure result। मतलब अगर आपने ये बोला कि कोई, आपने एक टेस्ट चार्ज लिया पॉजिटिव, आपने देखा कि ये बॉक्स इसे रिपेल कर रहा है, मतलब डेफिनेटली ये बॉक्स क्या है? Positive. लेकिन अगर आपने बोला कि ये प्लस है और ये बॉक्स इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो श्योर नहीं है कि इसके पास नेगेटिव, मे बी ये जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है ना? प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर सबको या नहीं? Yes, sir. Yes, Okay. sir. हाँ, कोई डाउट क्या किसी को? चलो सेकेंड प्रॉपर्टी देखें। तो सेकेंड प्रॉपर्टी रीड करें। एवरी चार्ज कैरी अ प्रॉपर्टी, उसका नाम क्या है? इंडक्शन, थ्रू विच इट कैन इंड्यूस द चार्जेस ऑन अपोजिट बॉडी and the induced charges will always be in opposite nature। इसका मतलब वो जो पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अट्रैक्ट कर सकता है, तो किस प्रॉपर्टी की वजह से अट्रैक्ट करता है? Induction. इंडक्शन। मतलब ये प्लस है, ये न्यूट्रल है, तो ये क्या करेगा? इस बॉडी को अट्रैक्ट करेगा, और वो प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्शन। और क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि इंड्यूस होते हैं चार्जेस, और उनकी खास बात क्या है कि हमेशा कैसे होंगे इंड्यूस चार्जेस? Opposite. तो इसका मतलब ये प्लस इसे क्या बना देगा? Minus. नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव आए, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो अब थॉट ये आती है कि यार इंडक्शन हर जगह होने लग जाएगा क्या? नहीं, नेगेटिव तब बना पाएगा जब इसके पास बहुत ज्यादा क्या होंगे? फ्री चार्जेस। और फ्री चार्जेस मतलब आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स। समझा कि नहीं? तो क्या इंडक्शन रैंडम कहीं पे भी करा दोगे क्या? ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपने एक वुड का बॉक्स लेके आए गए, क्या वुड को अट्रैक्ट करने लगेगा क्या? नहीं। एक ऐसी चीज जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेटल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा इंडक्शन। बता, इंडक्शन समझ आया या नहीं? Yes, sir. Yes. तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने क्या डिस्कस किया? इंडक्शन। क्या समझना, एक पॉजिटिव चार्ज था और एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, इन दोनों को क्लोज लेके आए, तो इस पॉजिटिव ने इसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या किया? अपने साइड, नेगेटिव। मतलब पुल किया अपने साइड। तो इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ गए? उस मेटल के ये सरफेस पे आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ, समझना बहुत अच्छे से, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी ऑब्जेक्ट से एक नेगेटिव चार्ज ले लोगे, तो उस पे साथ में ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब ये क्यों होता है समझें। हमें पता है कि सारे एटम कैसे हैं? न्यूट्रल। भाई जितने प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या रखते हैं? न्यूट्रल। सोचो अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 14 इलेक्ट्रॉन बचे, तो प्रोटॉन तो डोमिनेट करेंगे ना, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज आ गया इसमें? 1 तो इसका मतलब क्या इंडक्शन से चार्ज क्रिएट होता है क्या? नहीं, चार्ज बैलेंस ही रहता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करता है, उस सेम सिस्टम में क्या जनरेट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है।
तो क्या इंडक्शन से मैं चार्ज क्रिएट कर सकता हूँ क्या? नहीं, सिर्फ मैं कर सकता हूँ कि अपोजिट साइन वाला, अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस कर सकता हूँ इसके सरफेस पे। समझ आया कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी मैं पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्रिएट करूंगा, सेम अमाउंट ऑफ क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। इससे पता चलता है कि ये यूनिवर्स जो है, क्या उसमें कभी भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं क्या? No. नहीं। अच्छा, क्या नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ऐसा कुछ? नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। नेगेटिव चार्ज आप किसी से ले सकते हैं और उस प्रोसेस में उसमें उतना ही क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब नेट टोटल अभी भी क्या रहेगा? जीरो। तो मतलब यूनिवर्स का चार्ज अब कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी थी इंडक्शन, जिससे हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इंडक्शन होगा वहां पर। थर्ड प्रॉपर्टी समझे? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? केमिस्ट्री में आपने ये टर्म सुना होगा, बताएं, सुना है या नहीं? Yes, sir. कोई बता सकता है व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटाइजेशन? पैकेज के फॉर्म में। Restricted one. ओके, गुड। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है किसी एक नंबर का मल्टीपल। मतलब जैसे मैं बोलूं इवन नंबर्स आर क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ 2। मतलब 2 का मल्टीपल होता है, 2 का 1, 2 का 2 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स। समझे या नहीं? तो मैं बोल सकता हूं इवन नंबर्स आर क्वांटाइज्ड विद 2। समझा या नहीं? Yes, sir. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात आई कि जब बात आया चार्ज के बारे में हमें बहुत पहले से पता था, करंट के बारे में हमें बहुत पहले से पता था। चार्ज की एक नई प्रॉपर्टी वहां पर समझ आई कि चार्ज एक स्मॉल यूनिट के टर्म्स में क्या रहता है? क्वांटाइज्ड। सोचो वो स्मॉल यूनिट 5 है। इसका मतलब ये यूनिवर्स में आपको 5 का चार्ज मिलेगा, उसके बाद 6 का भी नहीं मिलेगा, सीधा क्या मिलेगा? 10। उसके बाद सीधा क्या मिलेगा? 15। तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझ आया कि नहीं? बताएं। हाँ सर। Yes, sir. तो ये जो क्वांटाइजेशन है, ये बहुत ही स्मॉलर यूनिट से क्वांटाइज्ड होता है, और मिलिकन ने उसकी वैल्यू बताई, मतलब कैलकुलेट की एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और उसकी वैल्यू क्या है? ये। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? द चार्ज ऑन ईच बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हम क्या नेम देते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी भी चार्ज को हम किस फॉर्मेट में हमेशा लिखेंगे? Q इज इक्वल टू N इंटू ई। एन मतलब क्या है? Multiple. नंबर ऑफ Multiple. चार्जेस, जो कि एक फिक्स नंबर होगा, और E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछे 2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, डज दिस चार्ज एग्जिस्ट? No. इज दिस चार्ज एग्जिस्ट? No, sir. No. No, because 1.6 into 10 power -19 is smallest unit. इसके बाद next will be 3.2. 3.2. अच्छा 1.5 कूलम, या लेट से 2.2 कूलम। बताओ ये चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो चेक करने का सिंपल सा फंडा है कि Q इज इक्वल टू हुआ N इंटू ई ना, तो N इज इक्वल टू क्या आएगा? डिवाइड कर लो। अगर ये एक फिक्स नंबर आए, मतलब आंसर क्या है? सही है। समझा ना?
बताओ थर्ड प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट क्या? No, sir. ओके, नेक्स्ट देखें। अभी रिसेंट स्टडी में क्या रह रहा है, दो नए पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे हैं, उनका मास, उनका चार्ज क्या होता है, E/3 और 2E/3, जिनको क्या बोलते हैं, और क्वार्क्स। ये डिस्कवर की गई हैं। तो क्या अब हम क्वांटाइजेशन का यूनिट चेंज कर दें क्या? जब मुझे पता है कि यहाँ पर E/3 एग्जिस्ट करता है तो क्वांटाइजेशन ये होना चाहिए ना, N × E/3। समझा या नहीं? क्योंकि बेसिक यूनिट Yes. बदल गई ना अभी। बट प्रॉब्लम क्या है, देखें, ये क्वार्क्स क्या है, बहुत ही Unstable. अनस्टेबल है। मतलब रियल लाइफ में आप कभी क्वार्क्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल से क्रिएट किए जाते हैं, अनस्टेबल है। सो इसका मतलब ये हो कि नेचुरली जो सबसे स्टेबल यूनिट है वो अभी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes. फर्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फोर्स एंड न्यूट्रल चार्जेस, सेकंड इंडक्शन, थर्ड Quantization. क्वांटाइजेशन। Quantization of charge. चले जल्दी से इसे सॉल्व करें। अगर हम देखें, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने बताया था 1 कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है, चेक कर सकते हैं। देखें, Q = क्या हुआ, N E। Ne. यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, N, तो N = क्या आ जाएगा, Q/E। E. तो Q/E सॉल्व किया हमने, Q इज 1 कूलम, E की इज 1.6 × 10⁻19। तो ये क्या चला गया ऊपर, और पॉइंट हटा के एक और जीरो ऐड कर दिए, तो क्या आ गया, 10/16 × 10⁻19। अभी देखो यार, डिवाइड नहीं जा रहा, तो एक और जीरो ऐड कर दो, 100 × 10⁻18। डिवाइड किया तो आंसर आ गया 6.25 × 10⁻18। अब कुछ लोगों को क्या लगेगा, अरे सर ये तो फिक्स नंबर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन है क्या ये? नहीं. नहीं। नहीं. क्यों? क्योंकि इतने सारे Zero. जीरोज है वहां पर। अगर 6.2535 × 10⁻³ होता तब ये गलत था, क्योंकि 3 करते तो 6253.5 आता, फ्रैक्शन बन जाता। लेकिन पावर अगर 10 है तो बहुत सारे जीरोज ही आएंगे ना। समझा क्या? Yes. Yes, sir. चले तो जल्दी से चेक करें। लिखा हुआ है 40 × 10⁻18 और एक है 40 × 10⁻20। बताओ, डज दीज चार्जेस एग्जिस्ट और नॉट? चेक करके बताएं सब लोग जल्दी से। बताओ, सॉल्व किया? Yes. First one yes, second one not. Second one no. N = Q/E। सो Q इस पे E का डिवाइड किया तो डेफिनेटली एक फिक्स नंबर आ रहा है, जबकि सेकंड में नहीं आ रहा। तो फर्स्ट है और सेकंड नहीं है। समझा ना? फर्स्ट में कितना है, 250, जबकि सेकंड में 2.5 आ रहा है। समझा? Yes, sir. तो भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन थोड़े ना एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में। इधर एक इलेक्ट्रॉन है, दो है, या फिर तीन होंगे। चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें। द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड।
बट एक लाइन लिखी है, द टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव इज नॉट कंजर्व्ड। मतलब समझे क्यों? सोचो यूनिवर्स का चार्ज है 50 कूलम, पूरे यूनिवर्स का। तो अभी मैंने बताया ना कि इंडक्शन से नेगेटिव क्रिएट कर सकते हो, बट आपने अगर नेगेटिव 1 क्रिएट किया तो साथ में क्या क्रिएट हो जाएगा? प्लस। तो ये बताओ, टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, बट क्या पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है? नहीं। देखो ना, पॉजिटिव 50 और ये कितना हो गया? 51। लाइन में डिफरेंस समझ आया सबको? हाँ सर। Yes, sir. ओनली पॉजिटिव फिक्स नहीं है, ओनली नेगेटिव फिक्स नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में क्रिएट होते रह रहे हैं। ओके सर। नेक्स्ट, ये काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें समझेंगे। स्टेशनरी चार्ज के पास एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका काम क्या होता है कि ये प्लस चार्ज है, इसके पास एक इन्फ्लुएंस फील्ड होगी। अगर उस इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा चार्ज आया तो ये उसे फोर्स लगा देगा। समझा या नहीं? इस फील्ड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेटली ये चैप्टर में हम चार्ज को स्टैटिक डिस्कस करने वाले हैं ना, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, अगर चार्ज मूविंग स्टेट में है विद कांस्टेंट स्पीड, तो उसके पास एक और फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। भाई एक चार्ज अगर ऐसे जा रहा है तो अब उसके साथ में एक एक्स्ट्रा फील्ड और कौन सी आ जाएगी? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो ये हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे? मैग्नेटिक में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ कौन सी फील्ड पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो। अब एक और बात, अगर ये चार्ज अपनी स्पीड क्या करने लग जाए, कम या फिर ज्यादा, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करने लग जाए, तो इसका मतलब वहां पर क्या आ गया? एक क्या आ गया वहां पर? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर एक चार्ज एक्सेलरेट होगा तो वो एनर्जी भी डिसिपिएट करने लग जाएगा। और वो एनर्जी किस फॉर्मेट में डिसिपिएट करता है? मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये भी हम स्टडी करेंगे किस चैप्टर में? मैग्नेटिक। मैग्नेट। अलग से एक चैप्टर है क्या? EMV। अरे ईएम वेव। क्या इसका मतलब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना? तो ये चैप्टर पे सिर्फ अपन ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट मैग्नेटिज्म में ये डिस्कस करेंगे, फिर ईएम वेव में ये डिस्कस करेंगे। सारी प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि सारे चार्ज हैं वो एक फिजिकल पार्टिकल है ना, तो डेफिनेटली उनके पास क्या होगा? एक Mass. मास भी होगा। डेफिनेटली मास भी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है, तो क्या ये श्योर है इसके पास चार्ज होगा? नहीं सर। नहीं, चार्ज की श्योरिटी नहीं है। मतलब मास अगर है, चार्ज की श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर चार्ज है तो मास है। डेफिनेटली होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर कुछ करके, कुछ जुगाड़ करके हमने ऑब्जेक्ट ए से चार्ज दे दिया किसको? बी को, इसका मतलब चार्ज के साथ साथ एक और चीज आ गई होगी। क्या? मास। मास। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि चार्जेस के पास मास भी होता है, और जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है ऑटोमेटिकली वहां पर क्या आ जाता है? मास। मास ट्रांसफर। बट अगर थोड़ा बहुत चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास इतना कम होता है कि इग्नोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बात किया कि 10 इलेक्ट्रॉन गए,
किसी को पता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 into 10 power minus 31 minus 31. देख रहे हो कितना कम है? जी अगर ऐसे 10-20 इलेक्ट्रॉन ले भी गए तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं सर। नहीं। No, बट अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा हाँ सर फर्क पड़ेगा, बस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उतनी। ठीक है ना? क्लियर? तो क्या प्रॉपर्टी हो गई कि मास है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज हो, लेकिन अगर चार्ज है इट विल हैव मास डेफिनेटली। क्लियर ना? इसका मतलब कभी भी चार्ज ट्रांसफर है देयर हैज टू बी सम मास Mass. ट्रांसफर। ओके। अब चलो बताओ इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए और बी के मासेस में क्या फर्क आएगा? किसका मास बढ़ेगा, किसका मास ड्रॉप होगा? बताएं। एज पर द क्वेश्चन ऑफ दिस मास ऑफ ए और मास ऑफ बी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ए कम होगा बी A का बढ़ेगा। कम होगा B का बढ़ेगा। सबको समझ आया? ए क्या होगा? कम होगा और बी का मास बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। इसका मतलब आपने बोला क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव किसके पास गया? बी के पास। बी के पास। पर यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट आता है क्या कि पॉजिटिव चार्ज कौन होते हैं? प्रोटॉन। और नेगेटिव प्रोटॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। बेटा प्रोटॉन ट्रांसफर करना बहुत ही टफ जॉब है, बहुत ही क्रिटिकल केमिकल रिएक्शंस में ही पॉसिबल है प्रोटॉन चेंजेस। तो क्या ट्रांसफर में प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं क्या? नहीं। हमेशा क्या पार्टिसिपेट करते हैं? Electrons. इलेक्ट्रॉन। तो अगर ए ने बी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ऐसा नहीं हुआ कि इसने इसे प्रोटॉन दे दिया, नहीं, ए ने बी को पॉजिटिव बना दिया। उसका एक और तरीका है कि ए ने बी से क्या ले लिया? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन। तो बी क्या हो गया? Positive charge. पॉजिटिव। लेकिन स्टेटमेंट यही बोला जाता है कि ए ने बी को कितना चार्ज दे दिया? +5। इसका मतलब +5 नहीं है, इसका मतलब ये है कि इससे 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए हैं इसने? ले लिया। ले लिए। अब बताओ एक्चुअल में मास क्या हुआ? A का बड़ा। ए ए का का बड़ा। बड़ा बी का कम क्यों भाई, समझाया नहीं यार सबको? Yes sir. क्लियर ना? यस सर। ठीक है, चले। तो डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ गया ये चीजें। ओके, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज 8 प्रॉपर्टीज थी, सब पढ़ लेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बन जाते हैं, अच्छे से ध्यान देंगे उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यार अब हम चार्ज लाएंगे कैसे? मैंने बताया कि चार्ज क्रिएट तो नहीं कर सकते, तो पक्का ट्रांसफर वगैरह तो कर सकते हैं ना। तो कैसे चार्ज करते हैं किसी भी बॉडी को? नंबर 1 कैसे? फ्रिक्शन और रबिंग। तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है कि किसी पर कोई भी चीज अगर ऐसे रब करोगे तो क्या आ जाएगा वहां पर? फ्रिक्शन। चार्ज में फ्रिक्शन रहेगा। फ्रिक्शन या रब करोगे, फ्रिक्शन मतलब वही रब करोगे तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? चार्ज। इसका एक एग्जांपल क्लास 8th की बुक में रहता है कि अगर आप कॉम्ब को अपने हेयर से रब करोगे तो वो कॉम्ब छोटे छोटे पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करने लग जाता है। किसी ने कभी ट्राई किया क्या? स्केल को, लेट से कॉम्ब हटा दो, स्केल को अपने हेयर्स में रब करो और उनको फिर छोटे छोटे पेपर पीसेस के पास लाओ तो वो उन्हें अट्रैक्ट करने लगता है। समझा है नहीं? यस सर। Yes, sir. नंबर 2, चार्ज जनरेट करने का तरीका क्या? थर्मल एमिशन। क्या? थर्मल एमिशन मतलब ये मेटल की प्लेट है और यहाँ पर क्या करो, इसे हीट कर दो तो क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आने लगेंगे। समझ आया या नहीं? यस सर। और यहाँ पर लगा दो एक पॉजिटिव प्लेट, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्लस के पास चले जाएंगे। समझ आया कि नहीं? Sir. इसी प्रिंसिपल पर काम करती है इलेक्ट्रॉन गन। आपने सुना है क्या केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग कराई गई। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से पा गए, वो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म होता है ये। क्या? एक फिलामेंट, एक प्लेट
इस प्लेट को नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे स्टॉपर लगा देते हैं बेरिलियम वगैरह, ताकि इलेक्ट्रॉन रैंडम ना जाए, सिर्फ क्या जाए, एक बीम। और यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, बीच में एक होल होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऐसे बन जाती है इलेक्ट्रॉन गन। समझा या नहीं? हाँ सर। तो दूसरा पार्ट होगा थर्मल एमिशन, ये भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ। इसके बाद है नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में आपने सुना होगा, क्या होता है, कोई बताया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? अरे ये मेटल थी, मुझे इससे इलेक्ट्रॉन Ejection चाहिए of थे तो मैंने electron. इसे हीट किया। दूसरा तरीका क्या है, अगर एनर्जी इंसिडेंट करता है। एक स्पेसिफिक लाइट, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट एक मेटल पर पड़ेगी तो क्या जनरेट कर देगी वो, इलेक्ट्रॉन्स। और बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स लाइट से जनरेट हुए हैं इसलिए इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं यार, प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इनमें से ये जो बेसिक 2 प्रॉपर्टीज है इन्हें तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फोटो इलेक्ट्रिक का हमारा पूरा एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो 12th में आप अगर देखेंगे, 12th में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेन एक चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक, बहुत बड़ा चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा क्या, करंट। उसके बाद होगा मैग्नेटिज्म, और उसके बाद फिर आएगी मॉडर्न फिजिक्स जिसमें ये सब फोटो इलेक्ट्रिक वगैरह समझाया जाएगा। पता है प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की ये 3 एग्जांपल समझ आए सबको? नेक्स्ट 4th, ये हमारे ये चैप्टर पे काम आता है, क्या है, कंडक्शन। आपने कंडक्शन टर्म सुना था हीट में, कोई बताएगा कंडक्शन मतलब क्या होता है? हीट में कंडक्शन मतलब क्या पढ़ा था? Heat is transferred from one end to other. हाँ, इससे अगर हमने हीट किया तो थ्रू द थर्मल एजिटेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन हीट इस एंड तक आ जाएगी ना। इस मोड ऑफ ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। इसका मतलब ये है कि चार्ज को मूव करने के लिए, चार्ज नहीं, हीट को मूव करने के लिए यहाँ पर एक फिजिकल मटेरियल रखा है, क्या, फिजिकल मटेरियल, और एक दूसरे से कांटेक्ट बना बना कर ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज में भी कंडक्शन देखने को मिलता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिजिकल एक वायर, क्या चाहिए, वायर या फिर कोई भी मेटल। और यहाँ पर आपने एक चार्ज ऑब्जेक्ट लगा दिया और यहाँ पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होकर इसके पास चला जाएगा। और इस मोड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन। समझ आया कि नहीं? ओके। अब पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि बीच में मेटल ही हो, अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे टच भी करा दूं ना तब भी तो फिजिकली कांटेक्ट में हो गया ना ये दोनों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा, और उस मेथड को क्या बोलेंगे, कंडक्शन। समझा? तो चलें ये रीड करें। When two objects are brought in contact, they share their charges. समझा या नहीं? बट कब तक कंडक्शन होता रहेगा, वहां पर कब तक होता रहता है, जब तक कि टी सेम नहीं हो जाता। यहाँ पर कब तक होता रहेगा, चार्ज सेम है। नहीं चार्ज सेम नहीं, रीड करो भाई, पेन क्यों में इतना इंक तो नहीं लग रही फिर भी।
मैं पेन इतना ड्रॉ कर रहा हूँ तो कुछ सोच के रीड Potential. करें। किसके अकॉर्डिंग? कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। कंडक्शन ऑफ हीट में कैपेसिटी की कोई बात नहीं है, वहां पे क्या मेन चीज है? Temperature. यहाँ पे कैपेसिटी की बात है, समझना। ये एक छोटा सा बॉल है, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया इस बड़े से बॉल से। अब मैंने इसको दे दिया चार्ज कितना, 100। तो क्या दोनों 50-50 शेयर कर लेंगे क्या? नहीं। No, sir. किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? बड़े वाले। बाद वाले बड़ी। की। तो ऐसा कुछ होगा, ये 90 लेगा और इसके पास कितना बचाएगा सर? 10। समझ आया भाई? यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा। और ये जो कैपेसिटी है इसको हम किस टर्म से जानते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल। मैं क्या करता हूँ, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ही पोटेंशियल आपको पढ़ा देता हूँ। एनसीईआरटी बुक में 2 चैप्टर अलग अलग दिए हैं। पोटेंशियल के लिए एक अलग सा चैप्टर दिया है, मैं पूरा पोटेंशियल आपको सेम चैप्टर में पढ़ा दूंगा। तो टेंशन मत लेना कि सर एनसीईआरटी का एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। ये पूरा पोटेंशियल पे अलग चैप्टर है एनसीईआरटी में, मैं आपको इसी चैप्टर में सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। तो कोई बताएगा यार पोटेंशियल क्या है, एक कॉमन सी वैल्यू? क्या है पोटेंशियल? कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग द Holding चार्ज। capacity. ओके, गुड, ठीक है। अब अच्छी बात है, सोचो मैं अगर इन दोनों को सेम कर दूं तब क्या होता? Equally distributed. इक्वल। इक्वल ले लेते हैं यार, समझे ना? चलो मैं इसको भी कुछ दे देता, 50। अब बताओ क्या होता? सेवेंटी फाइव। वेरी गुड यार, किसने बोला 75? समझा कि नहीं यार किसी को? यस सर। इसका मतलब ये कि अगर उनका साइज सब कुछ सेम है तो दोनों हाफ हाफ चार्जेस लेंगे। कितना चार्जेस लेंगे Q1 और Q2? हाफ हाफ, मतलब Q1 और Q2 का हाफ। समझा या नहीं? यस सर। Q1 डैश मतलब नए चार्जेस जो होंगे वो हाफ हाफ। तो बताओ यार कंडक्शन समझ आया कि नहीं? एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके, क्लियर या नहीं? यस सर। तो बहुत ही सिंपल है। अगर सेम साइज के Q1 Q2 है तो कितना चार्ज कर लेंगे अगर उन्हें कांटेक्ट में लाओगे तो? दोनों हाफ हाफ। क्लियर? तो चले बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रीड करें। एक में +5 है और एक में -1 है। बताओ दोनों में कितना कितना आएगा चार्ज? +2 +2. +2. पक्का ना? चार्ज विद साइन डिफाइन है, तो जब आप करोगे +5 और प्लस ये -1 है तो +4 आएगा टोटल चार्ज, ठीक है ना? Yes sir. ओके। तो चार्ज जनरेट करने की प्रोसेस कंडक्शन समझ आया कि नहीं? यस सर। कंडक्शन का न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं? Yes sir. यस सर। चले, नेक्स्ट चार्ज जनरेट करने की प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्शन। बताया ना, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये क्या करेगा, किसी मेटल को रख दिया इसके पास तो इसके नेगेटिव को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। तो सिस्टम में क्या बच जाएगा फिर? पॉजिटिव चार्ज. ये भी तो एक मेथड हो गया ना चार्ज जनरेट करने का। और ये जो चार्ज जनरेट करेगा इसे हम बोलते हैं क्या, बाउंड चार्ज। क्या बाउंड। मतलब ये हुआ कि ये इस प्लस की वजह से यहाँ पर है, समझा या नहीं? ऐसा नहीं कि इसने परमानेंटली सेपरेट कर दिया, नहीं, जैसे ही इस प्लस को आप हटाओगे ये स्फीयर फिर से क्या हो जाएगा? Neutral. समझा या नहीं, बताएं यार, बताएं। यस सर। Yes sir. बाउंड चार्जेस समझ आया?
कार्तिक Yes, sir. बताओ व्हाट इज बाउंड चार्ज? जब ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में कुछ इंड्यूस करता है चार्ज। हाँ, और वो इंड्यूस टेम्पररी जो चार्ज। पार्ट इंड्यूस, यस, जो अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है वो उस प्लस के वजह से ही होल्ड रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाउंड चार्ज। ठीक है ना? Yes, sir. ओके, चलो। तो इंडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में अपोजिट चार्ज क्या कर सकता है? इंड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब सोचो, आपसे बोला गया चलो एक मेटल है, आपको इसे पूरा पॉजिटिव चार्ज बनाना है, कैसे बना सकते हो? तो आपको पता है, समझना, अगर मुझे इसे पूरा पॉजिटिव बनाना है तो स्टेप देखना। नंबर 1, आप एक मेटल को किसके पास ले आओ? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। तो होगा क्या? ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा। समझा या नहीं? हर चीज इलेक्ट्रॉन से होगी। यस। ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेगा। अगर रिपेल करने लगेगा तो मोस्ट ऑफ द पार्ट किस तरफ एसोसिएट होगा? पॉजिटिव, इस तरफ। तो प्रोसेस में हमेशा पार्टिसिपेट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रॉब्लम ये है यार, प्रॉब्लम ये है कि अगर, समझना, अगर ये नेगेटिव आपने हटाया तो फिर से ये ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? Neutral. Neutral. न्यूट्रल। लेकिन मुझे क्या बनाना है इस ऑब्जेक्ट को? Positive. पॉजिटिव। तो एक हेल्प लेनी होती है। इंडक्शन के साथ साथ किसकी हेल्प लेनी है आपको? Induction. कंडक्शन। कंडक्शन। मतलब कंडक्शन की कैसे हेल्प लेनी है, समझे? जरा सोचो, इस अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट ले लो, अर्थ। भाई साहब, कौन बड़ा है? अर्थ। क्या कुछ कंपैरिजन है क्या इस ऑब्जेक्ट का और इस अर्थ का? नहीं। अगर मैंने इसे 100 चार्ज दिया और अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो 99.99999 कितना पूरा चार्ज इसी के पास जाएगा, इसका बिल्कुल नील रहेगा। ये बात समझ आई या नहीं सबको? Yes, sir. तो कंडक्शन का एक बहुत ही फेमस क्राइटेरिया है जिसे हम बोलते हैं क्या? अर्थिंग। Earthing. अर्थिंग मतलब ये होता है कि यार अगर अर्थ से आपने कंडक्ट करा दिया तो पूरा चार्ज सीधे कहाँ चला जाएगा? Earth. अर्थ में। ये समझा या नहीं यार? पक्का? Yes, sir. चलो तो वापस आते हैं। इसका मतलब मुझे ये नेगेटिव प्रॉब्लम कर रहा था ना, तो मैं इसे क्या कर दूंगा? अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। अर्थ से कनेक्ट करने का सिंबल होता है ऐसे 3 डॉट्स। मतलब ये क्या कर दिया हमने इसे? अर्थ से कनेक्ट। तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? Earth में. अर्थ में। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? Totally positive. सिर्फ पॉजिटिव। समझा या नहीं? और अब अगर आपने अर्थ पे ऐसे ही रखा और पॉजिटिव को दूर हटा दिया, तो जैसे ही ये पॉजिटिव एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन वापस से अर्थ से जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे इसे। तो डेफिनेटली अगर आपको फुल चार्ज करना है तो अर्थिंग क्या करनी पड़ेगी? अब निकालनी पड़ी. निकालना पड़ेगा। तो अब इस स्फीयर के पास सिर्फ क्या बचा? Positive. पॉजिटिव। तो अब ये पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा पॉजिटिव चार्ज। समझ आए क्या स्टेप्स? Yes, sir. इंडक्शन प्लस अर्थिंग दोनों का हमने यूज किया। समझ आया या नहीं? बताओ भाई। हाँ sir. ओके, चले। तो हमें Yes. बताना है कि एक पॉजिटिव चार्ज कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप्स बता दिए हैं। स्टेप 1 नेगेटिव लेके आओ। स्टेप 2 अर्थिंग कर दो। स्टेप 3 अर्थिंग को But रिमूव कर दो। और स्टेप 4 वो जो चार्ज था उसे भी रिमूव कर दो। समझ आया या नहीं? हाँ sir. और अगर नेगेटिव चाहिए तो सिमिलर प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ sir. Yes.
अच्छा, अब सोचो मुझे एक बार में ही पूरा पॉजिटिव भी जनरेट करना है और पूरा नेगेटिव भी जनरेट करना है, तो फिर मुझे अर्थिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा सा सिनेरियो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या समझे? अगर मुझे क्या जनरेट करना है, पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ में जनरेट करना है, तो क्या करते हैं, एक पॉजिटिव के पास ले आओ और किससे कनेक्ट कर दो, एक वायर से। अब देखो क्या होने वाला है, समझेंगे। ये एक मेटल, ये एक मेटल, और हम इसके पास क्या लेके आए, पॉजिटिव। ये सारे इलेक्ट्रॉन को इधर पुल करेगा, तो यहाँ पर पार्शियली क्या आ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसमें कंडक्शन करा दिया तो ये तो जीरो पोटेंशियल पे है ना, और ये हायर पोटेंशियल पे है, तो ये इधर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। खींच लेगा। तो इधर पे इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो जाएंगे और इधर पर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आकर इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो ये दोनों क्या हट जाएंगे, बीच में से हट जाएंगे। तो ऑल दो सारे बुक्स में फिगर यही बना होता है कि अगर ऐसे कनेक्ट किया तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर प्लस। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको कंडक्शन दिखेगा, चार्जेस हमेशा कहाँ पर आएंगे, एक्सट्रीम एंड्स में। बीच के सारे चार्जेस क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट। कैंसिल आउट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। समझा? यस सर। तो एक साथ अब हमें दोनों को बनाना था, तो पहले हमने किया ये। अब क्या किया, दोनों के बीच की वायर को क्या कर दिया, कट कर दिया। इस पे पूरे पे पॉजिटिव की एक्सेस हो गई, इस पे पूरे में नेगेटिव की एक्सेस हो गई, और इसे रिमूव कर दिया। इसमें पूरे में नेगेटिव की एक्सेस, इसमें पूरे में पॉजिटिव की एक्सेस। अर्थिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। समझा? समझ आया कि नहीं? ओके, चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार ये क्वेश्चन रीड करें। एक 2 मिनट्स का टाइम दें, एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन रीड करें, इसे समझने का ट्राई करें। एक 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके।
ओके यार, चले यार डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई किया क्या किसी ने? हाँ सर। अच्छा चलो यार करते हैं, देखें समझे। सिचुएशन ये है कि दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है ए और बी, और क्या रखे हैं कांटेक्ट में। एक नेगेटिव चार्ज को उनके पास लेके आए हैं। तो क्या सिनेरियो होगा अगर हम 3 डिफरेंट केसेस में ड्रॉ करें, और सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। नंबर 1, ए और बी को क्या करना है, हमें सेपरेट करना है स्लाइटली व्हाइल सी वाज देयर। अच्छा तो सोचो, जब हमने ए और बी को कनेक्ट किया और सी वहां पर लेके आए, तो चार्ज इंडक्शन सबको समझ आया। क्लोजेस्ट एंड पे पॉजिटिव आ गया और फॉरदेस्ट एंड पे नेगेटिव आएगा, समझा या नहीं ये चीज? हाँ सर। अब करना क्या है, देखो रीड करो। ए और बी को थोड़ा सा क्या कर दें, हम सेपरेट कर दें। क्या कर दें? सेपरेट कर दें। जबकि सी क्या है वहां पर, ऑलरेडी है। तो क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन ये होगी कि अगर सी यहां पर है और जैसे ही आप इसे अलग करोगे, आप जैसे ही इन दोनों को अलग करोगे, तो इनके जो चार्जेस थे, जो मैं बोल रहा था कि न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होता कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ने मिलकर एक दूसरे को खत्म कर दिया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। बस जब तक ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, यहाँ पर ये दिखेगा नहीं। क्या दिखेगा आपको? न्यूट्रल। इसका मतलब जैसे ही आपने इन दोनों को हटाने का ट्राई किया, वो नेगेटिव तुरंत यहाँ पर दिखने लगेगा एक्सेस में, और वो पॉजिटिव यहाँ पर। समझ आया या नहीं? यस सर। ये पक्का समझ आया ना सबको? हाँ सर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ए पर दोनों चार्ज, बी पर भी दोनों चार्ज, और अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं करना कि इधर प्लस कर दो और इधर माइनस। ऐसा करेंगे क्या? नहीं। अगर यहाँ प्लस हुआ है तो यहाँ नेगेटिव आएगा डेफिनेटली, यहाँ पर देन प्लस। पक्का क्लियर? अब देखें, तो ये हुआ फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो ओके हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या है कि काफी देर बाद सी को क्या किया हमने, रिमूव किया। लेकिन कब, कैसे? सर ए और बी के साथ साथ, मतलब सी को भी बहुत दूर ले गए और इन दोनों को भी अलग कर दिया। समझा या नहीं? हाँ सर। अगर आप सी को लेके चले गए तो क्या सी इसे बाउंड कर पाएगा क्या अब? नहीं। अगर सी नहीं बाउंड किया तो ये नेगेटिव रह ही नहीं पाएगा। ये दोनों क्या बना देंगे? पॉजिटिव नहीं रे, क्या बना देंगे ये दोनों? न्यूट्रल। वो लिखने में मैंने लिख दिया यार पॉजिटिव। ये दोनों क्या बना देंगे? न्यूट्रल। ठीक है। और जैसे ही ये न्यूट्रल हुआ, तो क्या ये वाला बाउंड रह पाएगा क्या इस नेगेटिव से? नहीं। नहीं। तो ये बिल्कुल सिनेरियो ध्यान दें कि जब तक यहाँ पर सी है, उसके वजह से ही ये प्लस वाला बाउंड है। इस प्लस वाले की वजह से ये नेगेटिव यहाँ पर है। इस नेगेटिव वाले ने बाउंड करके रखा है इस प्लस को, और यहाँ पर ये नेगेटिव होके रखा है। समझा ना? हाँ सर। अगर सी हटा तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो सेकंड केस में देखें कि, सॉरी माय मिस्टेक यार, एक गड़बड़ हुआ। सेकंड केस थोड़ा सा रीड करें पहले। सी को हमने रिमूव किया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड ए एंड बी आर सेपरेटेड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब समझे, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हमें क्या करना है, हमें ये सी और ये ए बी, ये जो केस मैंने बताया कि सी को जब बाद में हटाएंगे तो ये वाला न्यूट्रल हो जाएगा, वो तब होगा जब हम ए और बी को दोनों को पहले क्या कर दें, अलग कर दें। अगर हमने ए बी को पहले से अलग करके रखा और अब अगर सी को हटाया तो ये जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर साथ में हटाया तो साथ में हटाने पे क्या होगा, जब हम सी को हटाएंगे तो ये चार्ज बाउंड नहीं रहेगा। एट द सेम टाइम जब बी को हटाएंगे तो यही चार्ज यहाँ पर अपीयर होगा। मतलब ये जो बाउंड चार्ज है ये न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करेगा। वो कब कर देगा, जब यहाँ पर रियल में नेगेटिव
होगा, बट वो तो तब होगा ना जब इन दोनों को सेपरेट करोगे। तो अगर हम साइमल्टेनियसली इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो 0 नहीं होगा, इसका जो बाउंड वाला प्लस है वो इस तरफ आ जाएगा और उसके वजह से यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। ये क्लैरिटी है ना, कब न्यूट्रल होगा, कब इस तरीके से बनेगा। सर वो सेकंड केस एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। देखें, अगर मैंने ए बी को पहले स्प्लिट कर दिया तो ये बन जाएगा, समझ आया या नहीं। यस सी को हटा दिया तो ये दोनों क्या बना लेंगे एक दूसरे को, 0, और ये भी 0, दोनों क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल। नेक्स्ट, अगर मैं सेम टाइम पे हटाऊंगा तो यहाँ पर नेगेटिव अभी आ ही नहीं पाया, यहाँ पर पॉजिटिव अभी आ ही नहीं पाया क्योंकि अभी मैंने हटाया ही नहीं। एट द सेम टाइम इसे मैं हटा रहा हूँ, तो अगर इसका इन्फ्लुएंस हट गया है तो यहाँ नेगेटिव रह ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव स्टे ही नहीं कर सकता ना। तो वो पॉजिटिव क्या करेगा, इस पूरे कंडक्टर में मूव कर सकता है। तो जो ये पॉजिटिव यहाँ पर बाउंड था वो अब कहाँ पर आ जाएगा, इस एंड पर, और यहाँ पर जो नेगेटिव था वो किस एंड पर आ जाएगा, इस एंड पे। क्लियर। यस सर। तो ये दोनों एक दूसरे पर मेंटेन रखेंगे चार्ज। अब सी को हटा दिया और फिर क्या किया ए और बी को लार्ज डिस्टेंस तक सेपरेट किया, तो मतलब हमने साइमल्टेनियसली हटाया सी को, तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव, इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर पर क्यों है, क्यों यहाँ पर है, क्यों पूरे में नहीं जा रहा, बिकॉज ये दोनों क्या है, एक दूसरे से बाउंड है। अगर आप इन्हें लार्ज डिस्टेंस पर ले गए तो प्लस अपना अकेले घूम सकता है, नेगेटिव अपना अकेले घूम सकता है, समझा ना। यस सर। तो थर्ड केस समझ आया। अच्छा, एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है गोल्ड लीफ स्पेक्ट्रोस्कोप करके, क्या, गोल्ड लीफ स्पेक्ट्रोस्कोप। आप चाहिए तो रीड कर सकते हो, उतना कुछ काम की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात बताइए। क्या गोल्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही बेस्ट कंडक्टर है, ये पता है कि नहीं। गोल्ड बहुत ही बेस्ट कंडक्टर है। तो एक रॉड होती है, मेटल रॉड, उसमें एज पे ऐसे गोल्ड की दो लीफ टाइप के एजेस होते हैं, समझा। ये बॉक्स में ऐसे पैक है। अब आपने कोई चार्ज इससे टच कराया, लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज तुरंत इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझा या नहीं। कंडक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट ड्यू टू दिस प्लस और प्लस ये दोनों लीफ एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। तो इनके बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैलिब्रेटेड रहता है कि इनके बीच की डिस्टेंस अगर 2 mm है, मतलब चार्ज इतना है, अगर ये डिस्टेंस 2.1 mm हो जाएगी तो चार्ज कितना हो जाएगा। तो बेसिकली इनडायरेक्टली ये कैलिब्रेटेड है ऑलरेडी, बस आप इन दोनों के बीच का सेपरेशन देख के चार्ज बता सकते हो, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, चार्ज स्पेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ चार्ज स्पेक्ट्रोस्कोप। क्लियर या नहीं। हाँ सर। बता यार। तो यार यहाँ तक हमने आज चार्ज की काफी सारी बातें की। आज आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से एक बार रिवाइज करना है, कुछ डाउट रहे तो बताना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग 3-4 लेक्चर्स हमें लग जाते हैं सेटअप बनाने में स्टार्टिंग चैप्टर का, तो तब तक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए ये टाइम पे आप 12th का अगर करोगे प्रैक्टिस तो बहुत ही बेटर रहेगा आपके लिए। सॉरी 11th के जो टॉपिक्स हैं उनका प्रैक्टिस करोगे तो बेटर रहेगा। देखिए हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टीज,
ओके ना? हाँ सर। ओके, देन नेक्स्ट। फर्स्ट हमने क्या किया, चार्ज की प्रॉपर्टीज। फिर हमने डिस्कस किया कि चार्ज को ट्रांसफर वगैरह कैसे करते हैं। उसके दो बहुत ही बेटर मेथड देखें, कंडक्शन और इंडक्शन। दोनों पे ही काफी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इंडक्शन पे बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी है चीजों को लेके। ओके ओके, किसी को डाउट क्या कुछ? चलो, तो हमने चार्ज के बारे में जब इतनी डिटेल पढ़ ली, तो अब आ जाते हैं किस पे, कूलॉम्स लॉ पे। किस पे? कूलॉम्स लॉ। अरे यार, मैं पता है क्यों इसे सिंपल बोलूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेविटेशन जैसा ही है। जैसा हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर है कूलॉम्स लॉ। फर्क ये था कि ग्रेविटेशन में हमने मासेस के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, बहुत ही सिंपल है। कूलॉम ने क्या बताया, जैसे ग्रेविटेशन में न्यूटन ने क्या बताया था कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई। तो इसने बताया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, जिसे सिंपल एफ लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच के सेपरेशन के। याद है, मास में ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बट चार्ज प्लस और माइनस दोनों होता है ना, इसलिए सिर्फ क्या रखना, चार्ज का मैग्नीट्यूड। अगर हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना? तो कूलॉम्स लॉ में किसी को डाउट क्या कुछ? सिंपल है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशन में कांस्टेंट क्या आया था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे G की जगह क्या आता है, कांस्टेंट K, और उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आपको लर्न रखनी है। क्या करनी है, लर्न। अब ये जो K होता है, अगर G की बात करें तो G का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। G क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन ये जो K है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल इन बिटवीन। किस पे डिपेंड करता है, बीच में मटेरियल क्या है। समझा या नहीं? यस सर। हाँ, तो देखिए K कैसे डिफाइन होता है। K फिर से डिफाइन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सिंबल होता है स्टाइलिश ई, कोई बता सकता है ऑलरेडी कहां पर हम यूज कर चुके हैं 11th में? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। वेरी गुड, इलास्टिसिटी में, स्ट्रेन में। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इस सिंबल का मीनिंग है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने लिख दिया एप्सिलॉन कुछ आर, तो मतलब आर मीडियम की हो गई। तो पहले समझे परमिटिविटी क्या चीज है। परमिटिविटी ये है कि किसी एक प्लेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितने फेवरेबल फॉर्मेट में जा सकती है, उस चीज को क्या बोलते हैं, उसकी परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब समझो परमिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी क्या है, परमिशन और अलाउंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? यस। ओके, तो जब मुझे पता है कि K है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसे सॉल्व कर दे तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये लर्न करने की ऐसी जरूरत नहीं, बट ये लर्न होना चाहिए, ठीक है ना? समझा या नहीं?
अब तो अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो ग्रेविटेशन में मैं क्या लिखता था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लिखूंगा क्या, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और कई जगह पर K का फुल वैल्यू लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझा या नहीं यार? Yes. अच्छा, ये एप्सिलॉन कहाँ की है परमिटिविटी, वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस की। सोचो मैंने बोला वाटर का लिखो, दो चार्ज वाटर में रखे हैं, अब उनके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो इसका सिंपल सा पैटर्न होता है क्या, अगर किसी मीडियम का एप्सिलॉन लिखना होता है वो होता है K टाइम्स ऑफ वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट, और K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब एयर का जो होता है वो नियरली क्या होता है, K 1। तो मतलब वैक्यूम या एयर को क्या मान सकते हैं, सेम। समझा या नहीं? Yes. ठीक है ना। अच्छा वो याद करो, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पढ़ा था। Yes. यस सर। तो वो होता था ना, एयर का नियर अबाउट क्या मानते थे, 1। ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया वैक्यूम का। अगर वाटर की बात करें तो शायद आपने केमिस्ट्री में सुना है या नहीं, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सुना है क्या, Yes, sir. Yes, sir. 81 होता है। Hmm. तो नियर अबाउट क्या ले सकते हैं उसे, 80 लिख सकते हैं। तो क्या ये लर्न करने की जरूरत है क्या, नहीं, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन में दी होंगी चीजें। अच्छा, एक वैल्यू याद रखनी है क्या, मेटल। मेटल का डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इनफाइनाइट। मतलब मेटल के अंदर अगर एक दो चार्ज रख दिया आपने, इनके बीच में क्या फोर्स लगेगा, एप्सिलॉन का कहाँ पे होता है फॉर्मूले में, डिवाइड। तो अगर आपने इनफाइनाइट का डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा फोर्स का, 0. इसका मतलब मेटल के अंदर चार्ज को मूव होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई फोर्स नहीं लगता है, इजिली किधर उधर भी मूव कर सकते हैं मेटल के अंदर। समझा कि नहीं? तो ये याद रखना है यार। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा फिर, एप्सिलॉन नॉट ऑफ दैट मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका, वैक्यूम का। तो ये एक रिलेटिव टाइप नहीं लग रहा, मीडियम का अपॉन रेफरेंस वाला। समझा या नहीं? बताओ यार, समझा कि नहीं? Yes. तो इसलिए इसका नाम रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है। तो डाइलेक्ट्रिक का एक और नेम क्या है, Relative permittivity. रिलेटिव परमिटिविटी, क्योंकि इट इज अ सिंपल रेशियो। ठीक है ना। क्लियर? Yes, sir. तो पक्का देख लेते हैं। इसका मतलब मैंने बताया कि जब भी कोई डिफरेंट मटेरियल रहेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। समझा ना। या फिर K को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, तो एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट। समझा ना। तो देखो इसका मतलब क्या आएगा आंसर, when space between the charges is filled with another material of relative permittivity epsilon r, या फिर डाइलेक्ट्रिक दे दे के, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर K का डिवाइड कर देंगे। समझा या नहीं, बताओ। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वो समझने का ट्राई करना। क्या मैंने बोला, दो चार्जेस के बीच में एक मटेरियल रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या है,
के। अरे भाई ये समझा ना, दो चार्जेस जिनके बीच में मटेरियल क्या है, के, तो इनके बीच में इस के की वजह से फोर्स कम होगा या ज्यादा? फोर्स कम हो रहा है ना। तो अगर मैं कहूं कि एयर में इन्हें कितनी दूर रख दूं मैं कि बिल्कुल यही वाली फोर्स की फीलिंग आएगी, तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, कुछ भी करके यहाँ के आना चाहिए ना, लेकिन हमें रखना किसमें है, एयर में। तो यहाँ पर आर की जगह हम क्या रख दें, रूट के आर। रूट के आर। तो जब रूट के आर का स्क्वायर होगा तो के बाहर आ जाएगा ना यहाँ पर। तो इस रूट के आर को बोलते हैं क्या, एयर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? और मैंने आपको समझाया भी था कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब वही काम आप इससे भी कर सकते हो। तो जब आपने दो चार्जेस के बीच के मटेरियल को के से फिल किया, उसके जगह पर अगर आप उन चार्जेस को आर डैश विच इज रूट के इंटू आर टाइम्स इस डिस्टेंस पे रख दोगे तो सेम फोर्स का आंसर आएगा। तो इस रूट के आर को क्या बोलते हैं, एयर इक्विवेलेंट। समझा या नहीं? अब इसका यूज देखना, इसका यूज आता है एक बड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये Q1 है और ये Q2। अब मैंने कहा कि इनके बीच में मटेरियल सिर्फ कितनी थिकनेस तक है, T थिकनेस का है, बाकी पूरा R क्या है, ये है। तो बताओ अब फोर्सेस कैसे निकालेंगे। क्या F इज इक्वल टू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये यूज कर सकता हूं क्या मैं? बताओ भाई। नहीं। क्या मैं ये यूज कर सकता हूं? नो सर। ऐसा लिख सकता हूं क्या? नो सर। नहीं। क्या मैं ये लिख सकता हूं? बताओ। यस सर। क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं? यस। अच्छी बात है, ये भी नहीं लिख सकते। फोर्स ऐसे दो अलग अलग करके नहीं निकालते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बीच में मटेरियल रख दिया ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। सोचो इस मटेरियल की जगह अगर यहाँ पर एयर होती तो कोई दिक्कत होता क्या आंसर में? बताओ। अगर इस मटेरियल की जगह एयर होती तो कोई दिक्कत होता क्या? नहीं। नहीं सर। तो मुझे ऑलरेडी पता है ना कि इसके इक्विवेलेंट एयर में डिस्टेंस कितनी होती है, टी के इक्विवेलेंट कितनी होती है, रूट के टी। तो मुझे क्या करना है फिर, इसका मतलब टी हटा के क्या रखना है उसकी जगह, रूट के रूट के टी। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्स सिंपल वाला निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, बस डिस्टेंस r माइनस टी प्लस टी की जगह क्या रखना है, रूट के टी। समझा या नहीं? बताओ भाई। यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लास्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं फोर्स को, अगर हमें एयर इक्विवेलेंट के बारे में पता है। समझ आया या नहीं? बताएं ये चीज समझ आ गई या नहीं सबको? यार बताओ यार, ये समझ आया है या नहीं? Yes, sir. भाई बहुत ही सिंपल सा आइडिया। मुझे पता है कि ये है 10 सेंटीमीटर था, लेकिन के रख देने के वजह से आंसर डिफरेंट आएगा। तो मैंने चेक किया कि मैं आर को ही क्या रख दूं कि के रखने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो मैंने बोला कि आर के जगह क्या रखो, रूट के आर रखो, तो के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ आई कैन सॉल्व इट लाइक एयर, बस डिस्टेंस को क्या रखना पड़ेगा, रूट के आर।
सो ये एयर है, ये एयर है, इससे भी एयर जैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस टी की जगह क्या रखना पड़ेगा, रूट के टी। तो पहले हमने आर से टी हटा दिया और टी की जगह क्या रख दिया, रूट के टी। तो पूरी डिस्टेंस इन एयर आ गई। समझ आया या नहीं सबको? समझ आया या नहीं, बताएं सब लोग। Yes. चले ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ यहाँ पर समझा हमने। नेक्स्ट लेक्चर में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ किसकी बात की है अभी, मैग्नीट्यूड की बात की है ना। ओके, और एक चीज रखना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले रिवाइज जरूर कर लेना है। आज जो भी सिखाया है वो एक बार रिवाइज जरूर करना, सो नेक्स्ट लेक्चर में ग्रिप अच्छा बनेगा। ओके चलो चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी रखते हैं। बाय बाय एवरीवन, बाय सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू।